दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दारू पीना यार बहुत बुरी बात है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये कितनी बुरी बात है। एक इंसान की जान तक ले सकती है अगर वो इंसान दारू के नशे में होता है, और उसकी क्या किसी और की भी जान ले सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए अभी इस इंसान के साथ में क्या हुआ। ये देखिए गटर में गया भाई साहब, मतलब ये समझो इतना तेज पानी है वहाँ पर, बारिश इतनी ज़्यादा बरस रही है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये कंडीशन है, ये देखें यहाँ पर पानी कितनी स्पीड में होगा, आप लोग उससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखो अभी अब आप लोग देखोगे, मतलब कोई नामो निशान नहीं है, गायब हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंसान बच जाते हैं, यहाँ पर दूसरी साइड में जाकर लोग तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया, तो इसके बेस पर यहाँ पर इस इंसान की जान बच गई। पर लेकिन सब इतने लकी नहीं होते कि यहाँ पर उनको एक तरीके से इस तरह का मौका मिल जाए। तो इसलिए यार एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को पीनी भी है, एक आदत से मजबूर इंसान है, उसको पीनी है तो अपने घर पर बैठकर आराम से पिए, फालतू में क्यों इसके चक्कर में अपनी जान गंवानी है। आप लोग खुद देखें यहाँ पर। ठीक है, ये तो बातें हो गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। पर लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप लोग डीपीएसपी के अंदर जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के अंदर में, उसमें एक अनुच्छेद एक आर्टिकल दे रखा है जिसमें गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को इन सब चीज़ों से, यानी कि जो ऐसी मदिरा पान इन सब से दूर रखे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखे। वो आर्टिकल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। आज है 12 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है, और मैं बोल रहा हूँ शानदार रहने वाला है तो इसका मतलब शानदार रहने वाला है। कल भी आप लोगों ने इसको काफ़ी एंजॉय किया। वीडियो के एंड में जो न्यूज़ एनालिसिस होगा उसका जो नया पैटर्न है वो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया, सर मज़ा आ गया। तो यार वो लगाया इसलिए गया है ताकि और भी कई सारे टॉपिक जो है छोटे छोटे आप लोग ये कवर हो जाएं और अच्छे से आप लोग उसको कवर कर सको। तो वीडियो को एंड तक देख कर जाइएगा, वरना आप लोग अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे और फिर बोलोगे क्वेश्चन आया था यार वो छूट गया। आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरा कवर करना है। तो जो भी टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग करंट, उसी के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक और प्लस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा, तो ये होगा अगर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हो टॉपिक के साथ में, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेते हो, तो फिर आप लोगों को एग्जाम में कोई भी आप लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा। और किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन करना है उसके लिए भी शानदार आप लोगों का रहेगा। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल इसलिए कवर करता हूँ क्योंकि कभी किसी न्यूज़पेपर में अच्छा आर्टिकल रहता है तो कभी किसी में, तो इसलिए जो भी अच्छे अच्छे आर्टिकल रहते हैं वो आप लोगों के सामने में लेकर आता हूँ। और इसके चलते आप लोग एक प्री डिफाइन जो यहाँ पर एक टाइम रहता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर में बहुत ही कुछ शानदार चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। छोटा सा काम आप लोगों को करना है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो रिकॉल जरूर करिएगा कि हाँ आज आप लोगों ने क्या नया सीखा, और इसी के साथ में रिकॉल के साथ में 2-4 पॉइंट भी लिखेगी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों ने सीखे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आप लोगों का आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो जरूर लिखेगा, और कल का दिन कैसा रहा उसको भी एक बार एनालाइज कीजिएगा। इससे आप लोग अपने ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाओगे कि आप लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हालांकि जो न्यूज़ में है वो नेगेटिव रीजन की वजह से न्यूज़ में है, फिर भी देखता हूँ कि आप लोग कोई इनको पहचान पाता है, तो पहचानो कौन, इन पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, कल मूवी किस किस ने देखी, यहाँ पर 2 मूवी रिलीज हुई, रक्षाबंधन और इसी के साथ में लाल सिंह चड्ढा। तो कौन सी मूवी देखी और कौन सी अच्छी लगी, और दोनों अगर देखी है किसी ने तो उसको रेटिंग क्या दोगे आप लोग ये बताइए। बाकी आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने कल बना लिया, कुछ लोग आज बना रहे हैं। कल भी मुझे याद था, पर लेकिन कैलेंडर के हिसाब से जो मुझे पता थी कि आज सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल बेसिकली बोला नहीं, तो लोग कोई नहीं, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं अच्छे से। बहुत सारे मेल्स आए मेरे पास में, कई सारी जो लड़कियों के द्वारा मेल भेजा कि मैं आपको भाई मानती हूँ, बड़ा भाई, आप मुझे गाइड करते हो। तो यार वो रियलिटी में हार्ट टचिंग मेल होते हैं, मेरे लिए मैसेज होते हैं जो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। कई सारे तो ये बोले थे कि सर एड्रेस दे दो, राखी भेजनी है। कोई नहीं यार, राखी का भी करेंगे सिस्टम, आने दो भी टाइम में, आगे चल के बहुत कुछ है चीज़ें करने के लिए। तो कई सारे एड्रेस तो कई सारे लोग मांगते हैं। ठीक है, देखिए पर्पज बेसिकली इसके पीछे 2 रहते हैं एड्रेस ना देने के। एक तो ये रहता है कि थोड़ा सा मुझे प्राइवेसी का वो रहता है, और दूसरा ये रहता है कि मतलब कि फालतू में आप लोग गिफ्ट्स वगैरह फिर भेजोगे तो वो सारी चीज़ें फिर आप लोग फालतू में परेशान रहोगे। ठीक है, वो चीज़ें रहती है, वरना एड्रेस देने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर भी देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, फिलहाल के टाइम पर यही है चीज़ें। इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोटेशन आज की बोला गया, सबसे बड़ा धर्म जो है वो है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना।
स्वयं पर विश्वास करो। देखिए जिंदगी में ना अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ ये मेरी जिंदगी है और मुझे ऐसे लेकर चलनी है, और आप लोगों को लग रहा है वो बिल्कुल सही है, आप लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि किसी सामने वाले इंसान के सामने आप लोगों को अपने स्वभाव को लेकर, अपने नेचर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर नजरें झुकानी है, तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप लोग हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख पाओगे। पर लेकिन अगर कुछ गलत काम करोगे कि सामने वाले के सामने, किसी के सामने नजरें झुक जाएं, तो फिर आप लोगों को वो नेचर चेंज कर लेना चाहिए। उसमें आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें, एक अच्छा स्वभाव ऐड करना चाहिए, ताकि आगे से आप लोग अपने काम को अच्छे से लेकर चल सको। मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो अपने ही नजरों में खुद गिरे रहते हैं, क्योंकि खुद बोला सुबह शाम, सुबह टाइम पर उठेंगे और सुबह टाइम पर नहीं उठ रहे हैं। खुद बोला कि ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। खुद बोला कि आज ना आंसर राइटिंग करके देखेंगे, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अपने ही आपको आप लोग फिर गालियां देना स्टार्ट कर देते हो। तो आप लोगों का आपसे बड़ा दुश्मन मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कोई है। मैं खुद अपने आप को मानता हूं, जब मैं कई बार अपने शेड्यूल से हट जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा दुश्मन मैं खुद ही हूं यार। पर लेकिन फिर अपने आप को घेर घोट कर लाना पड़ता है कि चल भाई तू नहीं करेगा और कौन करेगा ठीक है तुम्हारा ही काम है, कोई और करने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन मुझे यहाँ से मिलती है, वो मिलती है मेरे मम्मी पापा से। मतलब यार इतने दिनों से उनको देख रहा हूँ, एक शेड्यूल में लगकर अपना काम करते हैं। मम्मी सुबह उठ गई, उठकर दूध वूध निकाल के लेके आना, अपना वही अपना एक सिस्टम फॉलो करना, वो एक तरीके से एक पैटर्न चल रहा है। मतलब यार जब ये लोग अपना काम इतने शानदार तरीके से फॉलो करते हैं, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अपने आसपास अपने मम्मी पापा को देखो, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन आप लोगों को कोई नहीं मिलेंगे। अपने आसपास कोई दूध वाला, अगर आप लोग सिटी में रहते हैं तो दूध वाला टाइम पर दूध लेके आ रहा है, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर लेके आ रहा है, तो देखो तो यार एक बार आप लोग उनको, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर एक इंसान अपना काम अच्छे से कर रहा है। बस हम ही लोग थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो आलस को उठाकर फेंको और सही तरीके से जिंदगी को लेकर चलो, ठीक है। और वैसे भी आप लोग यूथ हो, और वैसे भी आज इंटरनेशनल यूथ डे है। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो यूथ है उनकी अटेंशन लाई जा सके, उनको एक तरीके से फोकस दिया जा सके, जो कल्चर है, जो लीगल इश्यूज है उनकी सराउंडिंग में, उनको एक जागरूक इंसान बनाया जा सके। ये नहीं कि बस अपना लगे हुए हैं अपना मोबाइल में, स्क्रीन पर रील चल रही है, शॉर्ट्स चल रही है, पता नहीं है टाइम कहाँ से कहाँ चला गया। तो वो नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए इंसान, उसको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है, कई बार एक गैप आ जाता है एक जनरेशन से, जब दूसरी जनरेशन में इंसान जाता है तो उस गैप को भी थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा। कुछ आगे वाली जनरेशन के पीछे आएंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ पीछे वाली जनरेशन के आगे आएंगे, इनके गैप फिल होना चाहिए। वो भी यहाँ पर एक जरूरी एक मूवमेंट रहता है। इसलिए कई बार बच्चे पेरेंट्स से बातें नहीं कर पाते और पेरेंट्स बच्चों से बातें नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था जब कोविड-19 की बीमारी चल रही थी, उस टाइम पर कई सारे लोग ये थे कि एक तरीके से अपने घर पर आए थे। तो मैंने बोला था कि अपने मम्मी पापा को जो मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते उनको मोबाइल यूज़ करना सिखा देना, कि कल को चलकर कोई इमरजेंसी पड़े तो वो जान सके। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो एडवांस आप लोग चीज़ें होती हैं तो अपने मम्मी पापा को सिखाइए, ठीक है। उनसे आप लोग क्या सीख सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने आप को अच्छे से लेकर चलना है, जो गलतियाँ की गई हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि माँ बाप और टीचर दो इंसान इस धरती पर ऐसे होते हैं जो आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग गलत पाथ पर जाओ, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम इंसान आप लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन ये दो इंसान अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे कि हाँ मैं तो चलो यहाँ हूँ, मेरे से आगे बढ़ जाएं, वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इंटरजनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, यानी कि ये एक ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं जहां पर हर एक पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यूथ के बारे में नॉर्मली, तो एक एज ग्रुप डिफाइन किया जाता है यूथ, जो कि 15 से लेकर 24 साल के बीच में आप लोग बोल सकते हैं। 1/6 जो बोला जाए ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, वो आप लोगों को वर्ल्ड में यूथ देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर जाने के बाद में इंसान जो है वो बूढ़ा हो गया है। हालांकि एज जस्ट ए नंबर होता है। आप लोग देखोगे उठाकर ऐसे ऐसे प्लेयर हैं आज के डेट में, रोनाल्डो देख लो कहां पर बंदा पहुंचा हुआ है, पर लेकिन फिर उसका शरीर देखोगे तो एक 24-25 साल का लड़का आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। 1991 में आइडिया आया कि ऐसा कोई डे सेलिब्रेट हम लोगों को करना चाहिए जिससे कि जो यूथ है उनको हम लोग आगे लेकर चल सकें। 77% जो यूथ है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, यानी कि कईयों को तो जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, प्रॉपर एक उनको जॉब नहीं मिल पाती है। 4% के करीब एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी वुमेन जो लेस लिटरेट है देन द मेल, यानी कि लिटरेसी के मामले में आप लोग बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। 20% जो यंगस्टर हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एवरी ईयर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब तो WHO के द्वारा भी इसको बोल दिया गया कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है, मेंटल हेल्थ के इशू होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो मुझे पर्सनली लगता है, एक तो अपने जो बड़े घर में कोई लोग हैं, मम्मी पापा, उनसे बातें करो, अपने यार दोस्त से बातें करो, बाहर में बीच में मूवी देखने भी जाओ,
अच्छी अच्छी मूवी आ रही है मार्केट में, तो आप लोग उनको देख सकते हो। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत देख कर आऊँगा, ठीक है। अभी मेरी रॉकेटरी वाली भी पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, उसको देख के मैं बताता हूँ, मैं उसको जल्दी देखने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ में क्योंकि हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई थी तो उस वजह से मैं देख नहीं पाया बीच में, तो वरना मैंने उसका मूड बनाया था देखने का, तो बीच में उसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो नहीं कहते मेरी टाइम खोटी कर दी बुखार ने वरना देखना था। इसी के साथ में 152 मिलियन के करीब जो यूथ है, ठीक है, वो एक तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन के करीब में रह रहे हैं। 2/3 जो डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलेगा, उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल इतनी कंडीशन बुरी खराब है, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे भी हैं जो कि रीड और राइट करना भी नहीं जानते हैं 2011 के हिसाब से अगर आप लोग बात करें। और यहाँ पर नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्री बोला जा रहा है जहाँ पर एक तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात की जाती है। आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिंदगी में सेविंग एक ऐसी अच्छी आदत है, अगर अभी से आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी आप लोग प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अपनी जिंदगी में हमेशा इतना पैसा आप लोग रखो कि अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए तो 6 महीने या साल भर आप लोग अपनी जिंदगी निकाल सको बिना किसी से मांगे हुए एक भी पैसा। अगर ऐसी कम से कम कंडीशन में आप लोग, क्योंकि 6 महीने साल भर में इंसान दूसरा कोई ना कोई अल्टरनेटिव खोज लेता है, तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा अभी से ही, इसी एज में, जिस भी एज में आप लोग हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूथ से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आ जाए आप लोगों से, तो एक छोटा सा एक डेटा आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सके, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो आप लोग चाहेंगे अपनी लाइफ में अभी से इनकलकेट करना, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सके। कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप लोग छोड़ना चाहेंगे जिंदगी में, बताइए जरा। ऐसी कोई सी आदत है जो लगता है कि यार ये तो यहीं पर ही छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में जरूर बताना। अच्छा, एक छोटी सी बात फिर मैं भूल जाऊंगा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया अभी यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो भी रिलेशनशिप में है आज की डेट में। और इसके ऊपर कल शाम मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो शेयर भी की थी आप लोगों से, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और अपनी ज़िंदगी में अगर कभी भी आप लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड हमारे देश के कानून क्या है। तो ये मैंने शेयर की थी, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। टेलीग्राम के ऊपर भी इसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी इसी के साथ में यहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है, सारी चीज़ें जो भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पर ये वीडियो जरूर मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या फिर अपनी जिंदगी में जिस भी तरीके से लाइफ को एंजॉय करें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, पानी में कूदने से पहले गहराई नाप लेनी चाहिए, तो ये वही गहराई है जो आप लोगों को नाप लेनी चाहिए। तो जो यूथ के बारे में अभी मैंने आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया, उसके बारे में आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। यहाँ पर टाइगर रेंज जो कंट्रीज है उनके बारे में बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पर एक प्री मीटिंग जो यहाँ पर देखने को मिली, और वो भी दिल्ली के अंदर में, इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, आखिर मुद्दा क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे टॉपिक को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 और इसी के साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइगर रेस कंट्री जो है यहाँ पर उनके बारे में बात की जा रही है। तो इसकी मीटिंग जो शेड्यूल है वो रसिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रसिया में जो यहाँ पर व्लादिवोस्तोक जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएगी। अभी जो है ये एक प्री समिट मीटिंग हमारे देश में हुई है। लोकेशन अगर एग्जैक्टली आप लोग देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर ये सबमिट होने वाली है, और अभी आगे ये सबमिट होगी तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है फ्यूचर में कि ये लोकेशन कहाँ पर है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब होगी यहाँ पर, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा तो 5 सितंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अभी हम लोग अगस्त के महीने में, तो सितंबर के महीने में आप लोगों से यहाँ पर फिर से ये रिपीटेडली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइगर रेंज जो कंट्री है वो यहाँ पर इसकी जो मीटिंग होगी वो 5 सितंबर को होगी रसिया के अंदर में 2022 में। रिसेंटली अभी जनवरी में 2022 में 4th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो टाइगर कंजर्वेशन, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये न्यू दिल्ली में हुई थी जो विज्ञान भवन है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग NTCA बोलते हैं, इसके द्वारा अभी यहाँ पर गाइडलाइन री इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पर टाइगर्स के लिए, टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए। अगर बात करूं आप लोगों से टाइगर रेंज कंट्रीज के बारे में तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे ये पर्टिकुलर मैप, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैप में देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर आप लोगों को टाइगर देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में जो टाइगर है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया, फिर से एक बार बता दूं थोड़ा सा। हमारी कंट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि
टोटल मिलाकर लगभग 3,000 के करीब टाइगर हमारे देश में है। तो आप लोग टाइगर देश में रहते हैं, ठीक है। हमारे बाद में दूसरे नंबर पर है, वो भी आसपास में नहीं है, वो कौन है? रसिया। रसिया में 433 है ओनली। रसिया से ज्यादा तो टाइगर आप लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड, इसी के साथ में मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि हमारे देश में इतने ज्यादा टाइगर हैं। अगर बात करें, पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे पर रसिया और तीसरे पर इंडोनेशिया और चौथे पर है मलेशिया। तो कम से कम 4 या 5वीं नेपाल भी आप लोग याद रखते हैं। तो 5 कंट्री को आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि हमारी कंट्री में एक टाइगर सेंसस होता है। पहला टाइगर सेंसस सबसे पहले 2006 में हुआ था, जिसमें लगभग 1400 के करीब टाइगर थे। 2010 में हुआ, इनकी संख्या 1700 के करीब हो गई। 2014 में हुआ, इनकी संख्या 2200 के करीब हो गई। 2018 में हुआ, इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब हो गई। यानी कि जब से टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2018 तक संख्या हम लोगों ने डबल कर दी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसका आप लोगों को 5th सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 2022 के अंदर में, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जिन राज्य से आप लोग आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे राज्य कहाँ पर है टाइगर सेंसस के अंदर में। सबसे ज्यादा टाइगर हमारे देश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर में। तो सबसे ताकतवर जो है वो मध्य प्रदेश है। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल मध्य प्रदेश वासी कि आप लोग टॉप पर बैठे हो। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा? तीसरे नंबर पर है यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। चौथे नंबर पर फिर महाराष्ट्र आप लोग यहां पर देखते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल 4-5 राज्य और 4-5 कंट्री, ये अक्सर आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसी के नाम पर इंटरनेशनल टाइगर डे जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 29 जुलाई को, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर। तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? मैंने आप लोगों को बताया था 1973 में। इसी से रिलेटेड एक केस भी मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। इसी टाइम पर एक केस का नाम भी आप लोगों को बताना है, जिसने हमारी कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। उसी के साथ में उसको टाइगर केस में आप लोगों को बोलता हूं। उसका नाम नहीं है टाइगर केस, ठीक है। एक बच्चा बोला सर टाइगर केस कौन सा? एक बार टाइगर केस नाम नहीं है, वो मैं याद करने के लिए आप लोगों को बोल देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 29 जुलाई को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचो, उन जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हमारे फरकच्चे उड़ा दे। पर लेकिन हम लोग इतने खतरनाक जानवर हो चुके हैं कि ये इन जानवरों को भी हमसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। और हमारी कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि आप लोगों को जिसके बारे में पता भी होना चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी, जिसका नाम है NTCA। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो यही कि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है, इंप्लीमेंट जो किया जाता है। तो यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 2005 में इसको बनाया गया। टाइगर जो रिजर्व है इंडिया के अंदर में कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग बोलते हैं 1973 में। और ये WWF यानी कि जो यहाँ पर आप लोगों को वर्ल्ड वाइड जो फंड देखने को मिलेगा उसके कोऑपरेशन में ये प्रोग्राम चलाया गया था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी यहाँ से कि किस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। हमारी कंट्री में जो सर्वे करता है वो कौन करता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप लोगों को सर्वे करता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है? जिसको पार्लियामेंट में कानून पास कर कर बनाया जाता है। पहले पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जो बॉडी बनती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जिसके बारे में संविधान में लिखा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जिसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा है, ना संविधान में ना कानून से बनाई गई है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी अगर बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो ये आप लोग मुझे बता दीजिए, मेरे माइंड से निकल गया, बता दीजिए, मेरा रिवीजन हो जाएगा, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। बताना कौन है इन्वायरमेंट मिनिस्टर। बाकी जो ये मीटिंग अभी यहाँ पर हुई तो 11 जो टाइगर रेंज कंट्री है उनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया। हालांकि 13 टोटल टाइगर रेंज कंट्री है। अगर पूछे आप लोगों से तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, जिसको लाओस PDR यानी कि पीपल जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना और इंडोनेशिया, ठीक है। डिक्लेरेशन जो यहाँ पर ये कि कैसे जो समिट आगे लेकर चलनी है उसके बारे में तो बात की जाएगी। और अभी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि इकोलॉजिकल जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि टाइगर जो है ना यार आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी फूड चेन है उसमें टाइगर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हिरन खा रहा है, ठीक है, हिरन को टाइगर खा रहा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने के लिए सब जरूरी है।
कई सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर टाइगर ने हिरन को मार दिया, गलत कर दिया, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग इस सृष्टि के ऊपर हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई किसी न किसी को इसी तरीके से खा रहा है, ठीक है। अगर इंसान की डेथ होती है तो इस इंसान का जो शरीर है वो जले ना, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई मर जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा उसको उसके कुछ दिनों तक अगर बॉडी पड़ी रहे तो वहाँ पर उसकी क्या हालत होती है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरीके से इनको एक नेचुरली भी ये हमारी जो पृथ्वी पर ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो उसको साइड में कर दे, ठीक है। तो ये फूड चेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी संख्या खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर हिरन की संख्या काफी बढ़ जाएगी, और हिरन की संख्या बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। पेड़ पौधे हम जैसे इंसान ही खत्म करते जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर इनको खाने वाले जीव जंतु ज्यादा हो जाएंगे, तो एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 जगह नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, कि हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में आप लोगों से बात की जाती है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कहाँ पर रखा गया है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात की जाती है किसके बारे में, दूसरा यहाँ पर नॉर्मली बात की जाती है ये IUCN के बारे में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा बात की जाती है यहाँ पर CITES के बारे में, तो इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसका शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, टाइगर को। CITES इसको बोलते हैं यहाँ पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्तियां सबको कवर करता है। तो इसमें भी अपेंडिक्स 1 में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है नॉर्मली, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जहां से अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ये PPT ना यार, ये सारी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो कभी भी कोई टेंशन हो तो आप लोग टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें वहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं आप लोगों को। आंसर राइटिंग के लिए भी टेलीग्राम है आप लोग का, नोट्स के लिए भी टेलीग्राम है, सारों के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, हमारे देश में आज के डेट में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और यहां से आप लोग क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं 2014 इनके 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। पहली स्टेटमेंट है, बोला गया यहां पर डंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है। दूसरा बोला गया यहां पर बेसिकली ये क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से, गुमती जो यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। तीसरा बोला गया यहां पर ये है सारामती जो शिखर यानी कि पीक कहां पर है। तो इनको मैच आप लोगों को करना है। तो इनको मैच जब आप लोग करोगे तो यहां पर डायरेक्ट आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा C, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो सही मैच कर रखे हैं, फर्स्ट और थर्ड, पर लेकिन जो सेकंड वाला है वो सही नहीं है। ये कहाँ पर होगा, ये आप लोग बताइए कहाँ पर होगा। आंसर रहते हैं PPT के अंदर, टेंशन मत लिया करो। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आंसर तो बता दिया करो, तो PPT के अंदर रहते हैं टेंशन, ठीक है, टेंशन नहीं सॉरी आंसर। तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर देख लिया करो, ठीक है। तो ये त्रिपुरा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर ये पूछा गया एक पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड, इसको बोलते हैं MSTRIPES। तो ये कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पर ये, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करती है, तो कैसे मेंटेन करना है टाइगर रिजर्व को, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये बातें करती है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया फिर से 2017 के अंदर में। फुल फॉर्म क्या है वैसे इसकी, जो ये मैंने आप लोगों से अभी यहाँ पर जो बोला है जिसको बोलते हैं M स्ट्रिप्स, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर मॉनिटर करेगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला था जब इसकी संख्या कम हो रही थी। 2010 में आया था यहाँ पर, और क्वेश्चन का पूछा गया 2017 में पूछा गया। अब आप लोग तो ये बोलोगे सर 7 साल का करंट अफेयर कवर करना है 7 साल का करंट अफेयर कवर नहीं करना है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यही तो काम मैं करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यही तो काम करता हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ। अब 2010 में क्या हो रहा है, 2020 में क्या हो रहा है, वो सारे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ये भी बात की जा रही है टाइगर रिजर्व के बारे में। बोला गया अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये सारे नाम है आप लोगों के सामने, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, ये श्रीशैलम, और इसी के साथ में यहाँ पर सुंदरबन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ABCFD। इसका आंसर जो है यहाँ पर सारे आप लोगों के सामने यहाँ पर PPT में है, मैंने प्रोवाइड करा दिया यहाँ पर। तो इसको आप लोग देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ये हो गया सही, ठीक है। बाकी मैच करने के लिए पूछा है कॉर्बेट कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, रणथंभौर राजस्थान के अंदर, सुंदरबन बेल्ट यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया।
तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ना हो, और जो भी कंफ्यूजन हो वो यहीं पर रख कर जाना है। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि फीडबैक दे दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि लेक्चर कैसा है। कहीं पर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो। और फीडबैक देने का तरीका क्या है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी लगे आप लोगों को कि हाँ आर्टिकल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लिख दिया करो वेल डन, या फिर आप लोग उसको लिख दिया करो कि हाँ कोई कमी है, ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है। तो ये आप लोग का तरीका है मुझ तक बातें पहुंचाने का। और पीपीटी कहां पर मिलेगी वो आप लोगों को पता है, टेलीग्राम पर। जैसे पुरानी पीपीटी भी आप लोग यहां पर देखते हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने सारी पीपीटी वगैरह यहां पर प्रोवाइड करा देता हूं, तो इनको आप लोग जाकर देख लेना। टेलीग्राम पर इकट्ठे मिल जाती है। SLV पीडिया टेलीग्राम जो है वहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं, और वीर तालियान आंसर राइटिंग हो गया आप लोगों का। तो ये कुछ ऐसे एरिया है जहां से आप लोग डायरेक्ट इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आप लोग दिया करो यहाँ पर, और एक दूसरे का पार्टिसिपेट कर रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। ये जो आर्टिकल है इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। बोला गया कि हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर परंपरागत जो ज्ञान है एक तरीके से उसको एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसका पेटेंट वगैरह ना ले जा सके किसी और के द्वारा। तो उसको कैसे हम लोगों को लेकर चलना है, 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अभी न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि इसके ऊपर आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल पहले भी आया था यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे, और फिर से अभी यहाँ पर ये आर्टिकल आ रखा है, क्योंकि हाउस पैनल के द्वारा जो एक तरीके से प्रपोज किया गया इसके अंदर में चेंज, ठीक है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन होंगे आर्टिकल के एंड में, ठीक है। तो अगर ये आर्टिकल आप लोग अच्छे से टकटकी लगाकर सुनोगे तो उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। तो इसलिए अच्छे से आप लोगों को सुनना है, और क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा काम, ताकि अगर आप लोग अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से सुन सको, और उसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दे सको, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है और जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जो है साथ में होता है यहाँ पर, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस का भी और जो नॉर्मल जो सिविल सर्विसेज है उसमें अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, दोनों का आप लोगों का प्रीलिम्स साथ में होता है, फिर मेंस अलग अलग होता है। तो प्रीलिम्स में इसलिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। ये पहले भी न्यूज़ में था, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और इसी के साथ में एक्स्ट्रा भी क्या चल रहा है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अभी हुआ क्या है, बेसिकली ये जो बिल है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, ये बेसिकली फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन करने की बात की गई थी, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये मेंबर है, सीनियर मेंबर, जिनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया गया कि जो आयुष प्रैक्टिशनर हैं उनको छूट दी जा रही है इस बिल के अंदर में, इस कानून के अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये मेंबर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप लोग छूट देते हो तो यहाँ पर कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल होता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है, तो आप लोगों को इस तरीके से छूट नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें, दो चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि एक तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, और दूसरा एक होता है जो एक तरीके से अपने आप से उगाई जाती हैं। तो यानी कि जो ऐसी जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो कि इंसान ने खुद लगाए हैं, और एक वो जो कि यहाँ पर अपने आप नेचुरली बेसिकली वहाँ पर पनपे हैं, तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। यानी कि जो खुद से लगाए हैं उनको काटा भी जा सकता है, यानी कि उनको काट भी दो चाहे फिर से लगा लेना, तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये भी बोला जा रहा है कि ये भी एक गलत इंपैक्ट डालेगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि पहले क्या होता था, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसके पास में अच्छी खासी पावर हुआ करती थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर उसके अपॉइंटमेंट में बात की जा रही है 16 एक्स ऑफिसियो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट में क्या किया जा रहा है, अभी यहाँ पर इसकी अथॉरिटी भी डाइल्यूट की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जो बॉडी होती है जो डिसीजन लेती है मेन, उसकी पावर भी थोड़ी कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो बोला ये गया है कि यहाँ पर फोकस ये दिया जा रहा है कि कमर्शियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाए। यानी कि मान लीजिए आप लोग हल्दी लगा रहे हैं, तो हल्दी का एक अलग से कल्चर का भी एक तरीके से महत्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी हल्दी के बारे में अगर बात करें तो हल्दी जो है उसको कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, हल्दी को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देखते हैं। तो एक ही चीज के कई तरीके के इस्तेमाल है, तो कमर्शियलाइजेशन और पेटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है। नोट अगर बात करें यहाँ पर, अगर बात करें
तो एक तरीके से ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहेगी, जब चीज़ों को कमर्शियलाइज तरीके से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर उन्हें फायदे में चल गई बात है, बस फिर जनता के ऊपर फोकस नहीं है। दोनों जगह यहाँ पर जो परमिशन लेनी पड़ती थी एनबीए से लेनी पड़ती थी, अब यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन के टाइम पर परमिशन लेनी पड़ेगी, पेटेंट के टाइम पर परमिशन ले लेनी पड़ेगी। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हो कि शादी कर कर आ जाओ और घर पे बस माँ बाप को बोलेगे घर में एंट्री कर लें, तो माँ बाप बोलोगे अब कर ही ली है शादी तो आ जाओ भैया, अब कौन रोक रहा है। तो यानी कि पेटेंट के टाइम पर होना चाहिए जब इनिशियल फेज होता है, ना कि कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से। तो ये यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसके चलते कई सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी भी मानी जाती है और एडवाइजरी भी। यानी कि एक तो चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है ताकि नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, और दूसरा एडवाइस करने का भी काम करती है गवर्नमेंट को कि कैसे कैसे इसके काम होने चाहिए। और इसी के साथ में ये फोकस करती है कि सस्टेनेबल यूज हो सके जो भी रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करना चीज़ों का कि वो हम तो इस्तेमाल कर ही सकें, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रह जाए, ऐसा नहीं कि बस हम ही सब कुछ खत्म करके निकल लिए। तो इसी के चलते फेयर जो इक्विटेबल शेयर की बात की जाती है ताकि सबको फायदा भी हो, तो ऐसे यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसी के ऊपर फोकस है। तो यहाँ पर अभी जो नया बिल आ रहा है उसको क्यों इतना न्यूज़ में डाला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आप लोग समझ पाएंगे। ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के नोट्स भी हैं, टोटल डिटेल में भी यहाँ पर बता रखा है, पर लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हुआ भी चलूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये नया बिल लेकर आ जा रहा है ये रिड्यूस करेगा प्रेशर जो एक तरीके से ऑन द वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट थे उनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर नेचुरली नहीं, जो अपने आप से द्वारा उगाए गए जो पेड़ पौधे हैं उनको भी यहाँ पर साथ में लेकर चला जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में कल्टीवेशन के ऊपर फोकस देगा। मान लीजिए हल्दी की खेती करनी है, किसी को कोकीन की खेती करनी है, फिर कोई और भी खेती किसी को उगानी है, तो यहाँ पर उसको आसान बनाएगा, खासकर जो मेडिसिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि ऐसे नहीं भांग की खेती कर ली, ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले काफी ज्यादा टफ तरीके से इनको फॉलो किया जाता था, अब यहाँ पर थोड़ा शांति देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो आयुष प्रैक्टिशनर है, अगर यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन भी मिला है यहाँ पर, कल को चलकर कोई इशू हो जाता है तो उनके ऊपर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली नॉलेज के पॉइंट ऑफ से चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जो आयुष शब्द में बार बार यूज कर रहा हूँ, आयुष मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि ये पहले कोई मिनिस्ट्री हुआ नहीं करती थी। वैसे 2014 में नया नया मंत्रालय बनाया गया चीजों को सुधारने के लिए, तो तब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और हेडक्वार्टर तो आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता ही है। तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि हमारी कंट्री में जो भी यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, यानी कि लोगों को अवेयर करना, रिसर्च करना, इसी के साथ में इंडिजिनस जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है उसको सामने निकाल कर लेकर आना। यानी कि बाहर की चीजें हम लोग इस्तेमाल कर लें, अपने देश में भी कुछ ऐसे डेवलप करो ना कि हमारे देश की चीजें लोग इस्तेमाल करें, तो वो चीजें हैं। तो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना ताकि ज्यादा टफ ना लगे, चीजें आसानी से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सके अपने देश में। ईज ऑफ कंप्लायंस, यानी कि जो भी रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, ऐसा नहीं जैसे मैं बोल दूं कि मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा और वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के बाद में इसको डिलीट कर दूंगा, जिसको देखने देख लेना, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। या फिर मैं बोल दूं कि 1 दिन के लिए रहेगी उसके बाद में डिलीट हो जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज है कि इससे कई सारे लोग ऐसे, मान लीजिए किसी को कोई काम पड़ गया, कोई कहीं चला गया, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पर कम से कम अगर रखना भी एटलीस्ट 1 वीक तो रखो, क्योंकि 1 वीक के बाद में जो है कमी देखते हैं। एक तो तभी देखा कोई बीमार हो गया, कोई और दिक्कत पड़ गई, तो वो तो रिवीजन करते हैं। करंट की वीडियो 1 वीक के अंदर अंदर जो है नॉर्मली उसकी जो रेंज है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि 1 वीक तक तो कम से कम रखो। अगर बात करें तो ये है कि कंप्लायंस ऐसी होनी चाहिए ताकि सिचुएशन जो है वो एक नॉर्मल बनी रहे। इसी के साथ में जो भी बेनिफिट हो उसका शेयर सबको मिलना चाहिए। जैसे नहीं आप लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे आप लोगों ने कोई वीडियो देखी, आप लोगों को पसंद आ गई, उससे अगर कोई ज्ञान की बातें मिल रही है, फटाफट आप लोग दोस्तों के साथ में उसको शेयर कर देते हो, तो ये होता है एक तरीके से शेयरिंग चीज। तो यानी कि शेयरिंग इज लाइक केयरिंग, यानी कि अगर आप लोग कोई चीज पसंद आ रही है तो दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हैं, आप लोग केयर कर रहे हैं उनकी। यानी कोई ऐसी वीडियो आ गई सामने, इससे बता रखा है अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है, ठीक है। जैसे कई बार मैंने आप लोगों से कई सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वीडियो मैंने अपनी सिस्टर के साथ में शेयर की थी, ये वीडियो मैं अपने दोस्त के साथ में शेयर की थी। तो जब आप लोगों के मेल आते हैं तो उससे पता चलता है अच्छा ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखा, तो वो सबको फायदा उसका मिलना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट है नगोया प्रोटोकॉल, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। जो बातें आप लोगों को यहां पर लगे नोट करने लायक है उसको आप लोग नोट कर लेना नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो नगोया प्रोटोकॉल अगर बात करें जैसे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर ये पता होना चाहिए कि नगोया जो है वो किसके नाम पर यहां पर रखा गया है। तो जापान के अंदर एक सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। वहां पर एक प्रोटोकॉल हुआ, यानी कि लोग मिले वहां पर आकर, और 2010 में यहां पर मिले थे। और 2010 में जो बातें बोली थी
4 साल इनको समझने में लगे कि हाँ बातें सही बोली या फिर गलत बोली, और 2014 में जाकर फिर यहाँ पर इनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि 2014 में जाकर यहाँ पर इसको इफेक्टिवली बेसिकली एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, साइन किया गया था 2010 में। बेसिक पर्पज क्या था यहाँ पर, अगर बात करें नगोया प्रोटोकॉल का, तो एक तरीके से ये फोकस देता है जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर। इसी के साथ में जो भी हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सबके साथ में एक अच्छा खासा एक नहीं शेयर होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी के साथ में बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो एक तरीके से ये नगोया प्रोटोकॉल इसका नाम रखा गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से नगोया प्रोटोकॉल के लिए जो परमिशन ली जाती है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर एक नहीं इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिले। यानी कि ढंग से हम लोग अपने देश में इस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट कर अच्छे से चलेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर बात करूं आप लोगों से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके चलते अगर कुछ बात करें तो उसमें बेसिक पर्पज ये रखा गया था कि कैसे हम लोग चीजों को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको सबके सामने लेकर आ सकते हैं। क्योंकि वो नहीं कहते हैं, आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से भी सुनी होगी ये बातें कि देखिए कितने भी बड़े अपनी जिंदगी में इंसान क्यों ना बन जाओ, पर बेसिक चीज जहां से निकल कर आई है हमेशा उसके बारे में याद रखिएगा। और अगर उसके बारे में कोशिश करो सीख ना सको, कुछ सीख सको तो कुछ सीख जरूर लेना। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे जो बेसिकली दादाजी थे और जो मेरे मतलब मैं एक एग्रीकल्चर परिवार से निकल के आता हूँ, तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि एग्रीकल्चर के बारे में मुझे पता होनी चाहिए। कल को चलकर अगर खेती बाड़ी करनी पड़े तो इंसान जो है अपने अस्तित्व को नहीं भूले कभी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी आप लोग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को भी आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं, और प्रोटेक्ट भी करना है जो रिच बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में, इनके जो भी हमारा अच्छा खासा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। एक खासकर उसको अच्छे से हम लोगों को लेकर चलना है, एक उसको गलत तरीके से मिसयूज नहीं करना है। और सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और लोकल कमिटी 3 लेवल पर काम करना होगा। यानी कि सेंट्रल लेवल पर अगर बात करेंगे तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो आप लोगों को स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अथॉरिटी है, यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को कमिटी देखने को मिलेगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के मतलब लोकल लेवल पर बोल दिया गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो एनबीए है, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी आप लोगों से किया था, नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, वो एक सिविल कोर्ट का भी काम करती है। सिविल और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं किसी का बेसिकली किसी का मर्डर कर दिया वो केस लेकर चले जाओगे, नहीं। तो सिविल केसेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसे भी केसेस आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली सोल्व करती नजर आती है, ताकि जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। अभी ये जो हाईलाइट के बारे में बात करें तो मैंने भी आप लोगों को बताया मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एग्जामेशन किया गया है, जो आयुष प्रैक्टिशनर है उनको रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। और जो भी यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे बड़ी बात तो जो बिल है वो फास्ट ट्रैक करेगा चीजों को, ताकि ढंग से रिसर्च हो सके और सिंप्लीफाई किया जा सके चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को भी कम किया जा सके। इसी के साथ में फंडिंग यहाँ पर अच्छी खासी आ सके देश के अंदर में, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। मॉनिटर भी किया जाएगा, यानी फालतू में कोई कुछ भी हरकतें करता हुआ घूमेगा। और इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा लेवल पर स्टेट को पावर दी जा रही है, ताकि सिचुएशन जो है वो अच्छे से हो सके, थोड़ा सा लोकल लेवल पर भी। तो ये एक्ट जो है ये काफी अच्छे से काम करने वाला है अगर ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जाए और यूटिलाइज किया जाए। तो हर एक चीज के उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही पहलू देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है जो बिल प्रस्तुत किया गया किसी के साथ में ढंग से कंसल्ट नहीं किया गया, उन्हें कहते हैं डिबेट डिस्कशन करके चीजों को आगे लेकर चलना था। नो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर शेयरिंग उसकी देखने को नहीं मिलेगी, खासकर लोकल कम्युनिटी के साथ में, जो कि होनी चाहिए, जो कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो उनका पूरा फोकस होना चाहिए था उसके ऊपर, तो उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। कमर्शियलाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस है, जिससे कि आयुष मिनिस्ट्री को जो है काफी ज्यादा फायदा होगा। लूफोल जो कि है बायोपायरेसी की, यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना बिना अप्रूवल के, वो भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर एक तरीके से कम निगाह रखी गई है। इसी के साथ में इग्नोर किया गया बायो यूटिलाइजेशन को, कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनको ढंग से टच नहीं किया गया। एक्सोटिक जो प्लांट कल्टीवेशन होती है उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर देना था, उसका एग्जाम्पशन करते हैं यहाँ पर एक तरीके से। जो बिल है ऑल्सो एग्जेम्प्ट जो कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी है यहाँ पर, बाहर का कोई पौधा आप लोग लाकर लगा रहे हैं तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। डी लाइसेंसिंग के बारे में बात की जा रही है कि अलाउ करेगा यहाँ पर लार्ज कंपनीज टू, एक तरीके से ज्यादा एक बड़ी बड़ी कंपनी को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो लोकल कम्युनिटी है उनको बेसिकली ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से कम आंका गया है, ऐसा बोल सकते हैं आप। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है अगर बात की जाए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो ये आप लोगों के लिए कई बार इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर 36 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप लोगों को दुनिया में देखने को मिलेंगे। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो वो ये है कि इन 36 के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया यहाँ पर कि 36 देखने को मिलेंगे, पर अकेले इंडिया के अंदर यहाँ पर 4 है 36 में से। तो ये काफी बड़ी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि 36 ऑल ओवर वर्ल्ड में अकेले इंडिया में आप लोगों को यहाँ पर 4 देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से? हिमालय जो हो गया, इसी के साथ में वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो और बर्मा यानी कि जो म्यांमार वाला पोर्शन जो वहां पर इंडिया के बॉर्डर के साथ में, इसी के साथ में बात की जा रही है सुंदालैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सुंदालैंड के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ये बेसिकली निकोबार जो वाला एरिया है, तो निकोबार ग्रुप जो आइलैंड है वहां पर आप लोगों को ये इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों का बन जाता है, तो इसके बारे में याद आप लोग रखते हैं। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को इंक्लूड करने की बात यहां पर की जा रही है, तो ये इंक्लूडिंग, तो उसको इंक्लूड करके चलता है। तो ये 4 कम से कम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम कौन की गई थी? वोल्टर जी रोसन के द्वारा 1985 में। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इससे पहले यहाँ पर इसके बारे में कोई जानता नहीं था कि बायोडाइवर्सिटी नाम का कोई शब्द भी होता है क्या, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर जो शब्द अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे तो ये किसके द्वारा यहाँ पर लाई गई? इनके बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से किसके द्वारा ये शब्द कॉइन किया गया, जैसे नहीं आप लोगों का नाम रखा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? नॉर्मली एनिमल प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर, तो उसको आप लोग नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, ठीक है। एक तरीके सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि हाँ हर एक तरह का जीव जंतु जो है वो एक दूसरे के साथ में रह रहा है, तो एक तरीके एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट कर रहा है और एक बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है। तो इस शब्द को बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर शब्द को नाम दिया गया वोल्टर जी रोसन के द्वारा 1985 में। जो टर्म है यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो यहाँ पर प्रॉपर अगर बात करें जो यूज की गई फर्स्ट टाइम, ये थे आर्थर हैरिस 1916 में, ठीक है। फिर ये अमेरिकन बोटनिस्ट थे जिनके द्वारा यहाँ पर इसको यूज किया गया। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है, देखिए अलग अलग टर्म है, बायोडाइवर्सिटी हो गया यहाँ पर, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो गया, तो सारे अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। ये नॉर्मल मेयर्स थे जिनके द्वारा 1988 में यहाँ पर इसको यूज किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्राइटेरिया होते हैं अगर बात करें हॉटस्पॉट के, इंक्लूडेड एटलीस्ट 1500 के करीब यहाँ पर, मतलब 1500 के करीब स्पीसीज जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे प्लांट्स वगैरह लोस्ट होते रहते हैं कई बार। इसी के बेस पर दूसरा क्राइटेरिया रखा गया कि 70% के करीब ओरिजिनल जो नेटिव हैबिटेट्स है वो यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 0.5% है यहाँ पर वर्ल्ड की जो टोटल अगर बात करें लगभग, यानी कि इतनी स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए। तो इसके बेस पर यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिया गया। तो इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री में जो ये यहाँ पर हॉट स्पॉट है इनके बारे में याद रखेगा। एक मैंने हिमालयन रीजन बता दिया, दूसरा यहाँ पर ये वाला रीजन हो गया नॉर्थ ईस्ट का, वेस्टर्न घाट हो गया, और यहाँ पर ये जो निकोबार वाला एरिया हो गया जिसमें आप लोगों को बेसिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्नुई ये वाले एरिया भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और हमारा एरिया भी यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पर आप लोगों से बायोडाइवर्सिटी के बारे में कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए जो पृथ्वी के ऊपर जो भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनके जो भी लिविंग, इनके पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, हम लोग सब रहते हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ पर उनके बीच में जो बैलेंस बनता है, ठीक है, स्पीसीज जो भी हैं जो रहती हैं, तो एक तरीके से वो इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये इसको यहाँ पर 3 तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब हम लोग एक ही माँ बाप के होने के बावजूद भी अलग अलग फेस, रंग, रूप आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो ये जेनेटिकली कैटेगरी में आ गया। इसी के साथ में ये तो एक माँ बाप के हो गए। इसी के साथ में अगर स्पीसीज के बारे में बात करें, इंसान है हम लोग, एक गांव में भी अगर रहते हैं तो दुनिया भर के इंसान देखने को मिलेंगे, सबसे हम लोग बिल्कुल अलग हैं, तो वो एक तरीके स्पीसीज डाइवर्सिटी कैटेगरी में यहां पर आ गया। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो विद इन इकोसिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चीजों को समझने के लिए, तो उसके बेस पर यहां पर डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम, जो भी डाइवर्स, जो भी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी एक इकोसिस्टम के अंदर में। यहां पर अगर बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं जो स्पीसीज है तो उनके बीच में आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जो से एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उन इकोसिस्टम्स के बीच में जो भी डाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उस डिफरेंस को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, खत्म हो रहे तो भैया बचा लो इनको। तो ये 2 शब्द जरूर याद रखिएगा, एक तो होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सीटू का मतलब होता है बेसिकली जैसे कि जिस एरिया में है उसी एरिया में उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे नेशनल पार्क बना दिया, सेंचुरी बना दी, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, ठीक है।
इसी के साथ में लेक हो गए, फॉरेस्ट वगैरह, टेरेस्ट्रियल और मैरीन, यानी कि एक तरीके जो धरती वाले भी और पानी वाले भी। तो ये सारे इन सीटू है, यानी कि आप लोग अगर एक घर में रहते हैं तो आप लोग एक घर में ही आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो जैसे हॉस्टल में जाकर रह रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को प्रोटेक्ट करना, जैसे जू हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया, ठीक है, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में एरोबोरेट्स हो गया, ठीक है, एक्वेरियन हो गया यहाँ पर, एक्वेरा, ठीक है, सीड्स बैंक हो गया, जेनेटिक बैंक्स हो गया। इसी के साथ में जो ये अलग अलग जो आप लोगों को यहाँ पर ये टर्म देखने को मिल रही है, इनको रटना नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ये जरूर समझिएगा इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में क्राइपर्स हो गया, इनके जो पवित्र प्लांट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं जो पवित्र होते हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं कई बार, जैसे उसकी जो तुलसी की पूजा करते हैं। और भी आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा WHO के जो बेसिकली चेयरपर्सन है उनको यहाँ पर अभी तुलसी भाई भी बोला था, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था वो। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से जिसके आंसर आप लोगों को देने हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग इनका आंसर काफी अच्छे से दोगे। एक एक कर यहाँ का देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात की जा रही है। हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और इसी के साथ में इंडो बर्मा। सही आंसर यहाँ पर क्या है? आप लोगों को मैंने मैप में भी दिखाया था। सही आंसर इसका दीजिए, देखता हूँ कौन सही देता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर वेस्टर्न घाट के तो बारे में बात की थी, पर लेकिन ईस्टर्न घाट के बारे में हम लोगों ने बातें नहीं की थी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया सीधा सीधा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी 2011 में इन सीटू के बारे में यहां पर पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थान जो है वनस्पति जो संरक्षण हेतु जो इन सीटू पद्धति में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बोटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। देखता हूं किस किसी ने सही सुना है, ढंग से इसका आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है। सही आंसर यहां पर क्या है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया। यहां पर अगर ढंग से आप लोग देखेंगे तो आप लोग का आंसर जो है वो बी दिखाई देगा, बोटनिकल गार्डन, ठीक है। तो यहां पर बोला इन सीटू का उदाहरण नहीं है। बोटनिकल गार्डन क्या है? वो एक्स सीटू का है, अभी आप लोगों को मैंने यहां पर बताया। तो इस तरीके से बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग नहीं एक तरीके से कई बार जू जाते हैं चिड़ियाघर देखने, ठीक है, तो वो आप लोगों को एक्स सीटू यानी कि बाहर से लाकर एनिमल्स को वहां पर रखा गया है, ऐसे आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जैसे बायोडायवर्सिटी यहां पर किसके द्वारा बताया गया पहली बार टर्म, ठीक है। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी किसके द्वारा बोला गया और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसके द्वारा बोला गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से कल को चल के कोई पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग खुद से देखो इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ अभी भी यहाँ पर सामने लिखी हुई है सारी चीजें। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो बिल्कुल ऐसे हो गया, आप लोगों के सामने आंसर रख दिया मैंने खोल के और आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ इसका आंसर बताओ, ठीक है। यानी कि किताब दिखाकर नकल करवा रहा हूँ आप लोगों को आंसर दीजिए। ये काफी इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग समझिएगा। इंडिया के अंदर 7.6 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो 7.6 जो है ये ऑल मैमल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ये ऑफ है, ठीक है। 12.6 जो है ये ऑल बर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। 6.2 रेप्टाइल्स, 4.4 यहाँ पर एम्फीबियंस, ठीक है, उभयचर या फिर जो आप लोग ने एक तरीके से जो घिसक कर चलने वाले उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। सही आंसर क्या यहाँ पर? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया ये 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री में क्या क्या जीव जंतु है वो सारी संख्या है। 33% जो प्लांट्स स्पीसीज जो है वो एंडेमिक है, यानी कि खतरे के निशान के आसपास आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर हम लोग को काम भी करना चाहिए। तो ये भी दिक्कत आप लोग यहाँ पर निकल कर आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, यानी कि यहाँ पर बहुत ही डिटेल में अगर क्वेश्चन कोई बने कल को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने डिटेल में सारी चीजें आप लोग को बता दी एक, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये काफी एक ऐसा आर्टिकल है जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा। मैंने इसके बारे में हालांकि डिस्कस आप लोगों से किया था, तो कई सारे बच्चे बोले थे सर डिटेल में इसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड करा देते एक बार। तो इंडिया का जो न्यूएस्ट रॉकेट है, ठीक है, जो इसरो के द्वारा भी छोड़ा गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो SSLV इसको बोला जा रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था और ये सही जगह नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बारे में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, लो कॉस्ट है वो सारी चीजें क्या क्या काम कर रहा है, ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 स्टेज में था। यहाँ पर 2 स्टेज तो स्टार्टिंग की काम करी, पर तीसरी स्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। ये पूरा डिवाइडेड है। यहाँ पर साइंटिस्ट आप लोगों को बनना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे दी गई है, जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, कि हमारे देश में भी अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें चल रही हैं।
यहाँ पर पहले बड़े बड़े सैटेलाइट के बारे में बात करते थे, पर लेकिन अभी छोटे छोटे सैटेलाइट को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। डिमांड में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बात करें, स्पेस डेटा के बारे में बात करें, सर्विलांस के बारे में बात करें, अलग अलग चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है और कॉस्ट भी सेव इससे हो जाती है और कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। कई सारे तो आप लोगों ने देखा होगा यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे से सैटेलाइट भी यहाँ पर कईयों के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं और बहुत सारे सैटेलाइट हमारी इसरो के द्वारा भी रिसेंटली अभी लॉन्च किए गए। पर लेकिन ये वाला जो हुआ फाइनल स्टेज में जाकर यहाँ पर जो पहुंचना था सर्कुलर मोशन में, पर लेकिन ये इलेप्टिकल मोशन में पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तो ये इशू जो निकल कर आया कुछ सेकंड की वजह से, अभी आगे यहाँ पर एक आप लोगों को पॉइंट भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से यहाँ पर बातें बोलेगी, तो ये मुद्दा आप लोग याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री में वैसे बात करें तो ये कुछ इस तरीके के लॉन्च व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। SLV हो गया यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV हो गया, इसके साथ में PSLV, GSLV Mark 3 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेकंड है। तो ये अलग अलग व्हीकल है जो कि हमारी कंट्री में बाहुबली व्हीकल की कैटेगरी में भी यहाँ पर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आप लोग यहाँ से बन जाते हैं। इवन यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना IRNSS के बारे में, और मुझे अक्सर याद आ जाता है क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, ठीक है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि IRNSS जो है यहाँ पर उसके 3 सैटेलाइट तो आप लोगों को जियो सिंक्रोनस देखने को मिलेंगे, जियो स्टेशनरी, और आप लोगों को 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस देखने को मिलेंगे। दूसरे बोला गया कि ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर जो बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर भी यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। ये ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा नहीं यूपीएससी ने आंख बंद करके वैसे स्टेटमेंट दे दी। रीजन क्या होता है ऐसी स्टेटमेंट का, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो मिसाइल है, ठीक है, तो हमारे पास में कई सारी का मतलब एक इस मिसाइल सिस्टम ऐसा है जो कि अग्नि की कैटेगरी में आता है। अग्नि 5 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो 5000 के करीब यहाँ पर रेंज को कवर करता है। तो कई बार एग्जाम में जब बैठते हैं ना, आप लोगों के माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है, तो आप लोगों को लगता है अच्छा ये यही था, हो सैटेलाइट वाला ही काम होगा वो। तो बाकायदा साइकोलॉजी के साथ में खेलती है आप लोगों के यूपीएससी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मिली जुली देगी कि आप लोग कहीं उसको कोरिलेट कर पाओ और आप लोग बोले वाह यही क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है, और वो यही पकड़ लेते, बोलते हैं धप्पा, ये तो चाहिए था, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट बोला गया कि इंडिया, एक तरीके से बोला गया इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय 2019। अबे अपना देश कवर कर ले वही बहुत बड़ी बात हो रही है। अब तक हम लोग बैठे हुए हैं किसके ऊपर, हम लोग यूएसए के जीपीएस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अपना कंट्री कवर करने की बात यहाँ पर पहले की जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो बात करेंगे ये तो गलत हो गई, और ये 5500 नहीं है, ओनली 1500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए सही हो गया। तो यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तो आप लोग अगर उसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कई बार तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये तब दे पाओगे जब टॉपिक को आप लोग समझोगे, ना कि रटोगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे यहाँ पर बता रखी है, जैसे कि जीपीएस जो हो गया वो यूएसए का हो गया। गोलनास के बारे में बताइए, गैलीलियो, बाइडू, तो ये अलग अलग कंट्री के, इनमें कितने सैटेलाइट है वो दिखाने की यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं किस किस कंट्री क्या क्या है, वैसे मैप के ऊपर भी यहाँ पर दिखाया गया है। IRNSS गगन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बाइडू चाइना का देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रसे का हो गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से सबके अपने अपने सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। क्यों, कल को मिलिट्री में जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हम लोगों को सैटेलाइट की लोकेशन वगैरह चाहिए, मूवी देखिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो वाली चीज़ें फिर देखने को मिलती है। अगर हमारा खुद का नहीं होगा तो दूसरे से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सामने वाले ने मना कर दिया तो भाई साहब ये लो हो गया जय जय घंटाल, ठीक है। तो वो दिक्कतें आती है निकल कर फिर। तो अपना सामान तो अपना यार, जैसे मन करे ऐसे यूज़ करेंगे, पर लेकिन दूसरे से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अपनी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन के बारे में, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो हम लोग ढंग से चीज़ों को टैकल कर सकें। कॉमन सेंस के ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, बिल्कुल कॉमन सेंस आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पर। इसमें बोला गया कि यहाँ पर PSLV जो है वो हमारी कंट्री में जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यहाँ पर, ये अगर नाम भी जानते हो तो अभी आप लोग आंसर दे पाओगे। तो लॉन्च किया गया सैटेलाइट, ये यूजफुल है फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोगों को पता है GSLV ये ताकतवर है, ये ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाता है सैटेलाइट को, और यहाँ पर PSLV जो है थोड़ा सा नीचे तक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पोलर सैटेलाइट के लिए, और यहाँ पर जियो सिंक्रोनस, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया जाता है, और यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए। तो पहली स्टेटमेंट ठीक ठीक लग रही है देखने में, ठीक है, और करेक्ट पूछा गया है। दूसरा बोला गया कि सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है PSLV के द्वारा वो परमानेंट रहता है, एक तरीके से रिमेन रहता है परमानेंट फिक्स्ड।
आप लोगों को अभी बोला यहाँ पर पहले में कि वो क्या करेगा, अर्थ पे रिसोर्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अगर वो रिसोर्स को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पर मॉनिटर करेगा, तो क्या फिक्स रहेगा वो सैटेलाइट? एक तरीके से आप लोग खुद बताइए, यानी कि आप लोगों को फिक्स दिखाई दे यहाँ पर एक जगह से, यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाती है। यहाँ पर दोनों में आप लोगों को गलत, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेटमेंट आप लोगों को नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर GSLV जो मैक 3 है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये 4 स्टेज बोला गया है, 3 से याद रख लेना, ये 3 स्टेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर से क्या हो गया, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, ये UPSC के पैटर्न में आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, SLV3 ऑल सॉलिड स्टेट है, ASLV यहाँ पर ऑल लिक्विड आप लोगों को देखने को मिलेगी, PSLV सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड है, GSLV सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है अगर बात की जाए इसके बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात की जाए तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट सही है और कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी। तो सही और गलत गलत स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है। सॉरी यार, खांसी ना अब तक पूरी मेरी कंप्लीटली ठीक हुई नहीं है, तो बीच बीच में ऐसी अगर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कई बार, ठीक है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है, ओनली 3 पेयर सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो UPSC ने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे अब की बार एग्जाम के अंदर में, तो उसी लेवल पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये SLV है, इसमें क्या बोला गया यहाँ पर अगर देखोगे ऑल सॉलिड स्टेट है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पर अगर बात करें ASLV में, इसमें भी ऑल सॉलिड स्टेट है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ऑल सॉलिड और ऑल लिक्विड, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट सही है। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, PSLV में यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड, PSLV में क्या बोला गया, सॉलिड एंड लिक्विड, ये स्टेटमेंट सही है। इसके साथ में यहाँ पर नेक्स्ट किसे पूछा गया है, GSLV में, तो GSLV में आप लोगों को सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक दोनों जगह, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गई, तो यानी कि एक गलत है, 3 सही है, तो ओनली 3 पेयर्स जो हैं वो करेक्ट है यहाँ पर। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, आप लोग आंसर देते हो तो अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट किया करो ध्यान से, ठीक है। बाकी एक ऐसा आर्टिकल है जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने, ये है तो इसरो से रिलेटेड ही, पर लेकिन ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि जिस दिन आप लोगों का ये आर्टिकल कवर करूंगा उसी के साथ में इसको भी कवर कर लूंगा। गगनयान मिशन भेजने की बात की गई थी हमारी कंट्री में 2022 में, पर लेकिन उसको अबॉर्ट कर दिया गया है। अबॉर्ट का मतलब क्या होता है, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है इस साल के लिए, यानी कि 2022 के लिए। अभी 2023 में उस मिशन को लेकर चला जाएगा। तो GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक के अंदर ये पोर्शन जो है वो कवर आप लोग कर सकते हैं। तो इसरो का ये मिशन था, यहाँ पर कई सारी इश्यूज देखने को मिले, कोविड-19 के चलते भी कई सारे मुद्दे निकल कर आए, तो इसके चलते अभी यहाँ पर इसको मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि कई बार न्यूज़ में भी रहता है। ये सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, ये जो मिशन है हमारे देश में, ये सबसे पहले जो लॉन्च किया जाना था इसके बारे में बात की गई थी कब, यहाँ पर ये 2021 में बात की गई थी सितंबर में, कि ऐसा कोई मिशन जाएगा, और पहली ये फ्लाइट थी यहाँ पर। इसको यहाँ पर बोला गया था कि इसको लॉन्च किया जाएगा, पर लेकिन पहले इसको बोला गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं। कल को चलकर अगर स्पेस के अंदर ही आग लग जाती है, ठीक है, तो अपने क्रू मेंबर को कैसे निकाल कर लेकर आना है, वहाँ पर कोई फेलियर हो जाता है वहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर काम किया गया। क्विक एक्टिंग के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, कोई और दिक्कत यहाँ पर आ जाए अगर, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसा है, हीट एंड ट्रायल मेथड वाली बात चल रही है, क्योंकि अब तक ऐसा तो है नहीं, हम लोग इसमें महारत ही हासिल कर चुके हैं, तो आराम से ट्राई कर रहे हैं, जो लग रहा है दिक्कत हो रही है तो थोड़ा डिले कर दे रहे हैं। वही कहते हैं कि फेल होने से ज़्यादा बेटर है अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग उसको समझ कर चीज़ों को लेकर चलो। एक डायलॉग नहीं होता है कि पानी में कूदने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कितना गहरा है, ये नहीं कि हम लोग बहुत बड़े 30 मार खाएं और जाकर कूद गए, डूब कर मर गया। लोग बेवकूफ़ बोलेंगे, ठीक है, कि बिना जाने समझे शेर खड़ा है सामने, नहीं मैं बहुत ताकतवर हूँ, शेर के साथ में भिड़ूंगा, जरा सीधे ने फरकच्चे उड़ा देगा वो, ठीक है। तो कम से कम देखो ना कि आप लोग की औकात क्या है और सामने वाले कौन खड़ा है, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अब वहां पर अपनी ताकत दिखाओ जहां पर लगे कि आपकी ताकत जो है काम आने वाली है। बिना ताकत के आप लोग दीवार में सर मारने लगो जाकर, वो बोले कि दीवार को तोड़कर चीर कर फाड़ के निकल जाएंगे हम लोग, तो ऐसे हैं, तो वो तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। तो हमारी कंट्री में एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसरो जो है वो समझदारी का काम कर रही है, तो इसके चलते चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है ये मिशन है, अभी चंद्रयान 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 आधा सक्सेस हो पाया था जैसे, ठीक है। शुक्रयान मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा वीनस के लिए, ठीक है, शुक्रयान बोला गया यहाँ पर।
एक्सपोसैट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉस्मिक एक्सरेज के लिए। आदित्य L1 मिशन जो कि काफी लंबे समय से न्यूज में है, तो ये मिशन आप लोग याद रखिएगा, जो कि मैच करने के लिए भी आ सकते हैं यहाँ पर कि मैच करो इन मिशन को, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी ये मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। और जीएसएलवी पीएसएलवी में डिफरेंस भी आप लोगों से कल को कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जीएसएलवी पीएसएलवी और जीएसएलवी में डिफरेंस मैंने आप लोगों को मोटा मोटा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है कि क्वेश्चन कई बार अक्सर आप लोगों से एग्जाम में बन जाया करते हैं। इसका जो अभी ये जो गगनयान मिशन है, इसका फायदा क्या देखने को मिलेगा? अब तक दुनिया में ऐसे चमत्कार, ऐसा आविष्कार करने वाले यूएसए, चाइना और रसिया है। हमारा नाम भी इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट काफी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल में हम लोग और अपग्रेड हो जाएंगे, ये देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट में कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे एकेडमियां, इसी के साथ में इंडस्ट्री सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेस के फील्ड में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी फिलहाल किसी से बोलो क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, हालांकि अब आजकल सब बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन बहुत कम रेयर ऐसा स्टूडेंट है कोई बोलता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। आप में से कितने ऐसे हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? आप लोग खुद देख लो। तो बच्चा अगर यहाँ पर इंस्पायर होगा, उसको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पता होगा, उसको वहाँ पर एक अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे रॉकेटरी मूवी के बारे में बात की जा रही है, तो अगर कोई देखेगा तो पहले वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा, साइंटिस्ट के साथ में कितना गलत हो रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल बेनिफिट, और इसी के साथ में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सामने वाला हाथ मिलाकर उसी इंसान के साथ में आकर हाथ मिलाता है जिसमें लगता है इसको औकात है, लगता है कि इसकी औकात नहीं है। कोई बोलेगा पाकिस्तान के साथ में सैटेलाइट लॉन्च करना, आ जाओ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट खुद दूसरी कंट्री ले दे के लॉन्च करती है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, पहले यूएसए के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, पर्सनली जब देखता हूँ वहाँ के लोगों को, मैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपने लिए जीती है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा लापरवाह वहां पर रहती है। एजुकेशन सिस्टम को अगर इंप्रूव किया जाए तो कितना अच्छा देखने को मिलेगा वहां पर। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, वरना लोग तो ऐसे ही वहां के ऐसे ही यहाँ के हैं। पर लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि हमको अच्छी सर्विस मिल रही है, हमारी ऐसी गवर्नमेंट चुनकर आती है, वहां पर रिलीजन के नाम पर चीजें ज्यादा चलती हैं। तो वो चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। बाकी ये जो मिशन रहेगा काफी अच्छा मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छी खासी कॉस्ट भी आने वाली है। पहले 2022 में बोला था, अभी फिर इसको आगे कर दिया है। हम चौथे नंबर के देश बन जाएंगे, तो इससे हमारी और साख बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर, और लोग हमके आंख मिलाने से पहले 4 बार सोचेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, जो कि आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट होगा तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकते हैं। ये एशियन रीजनल फोरम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा ये होस्ट की जा रही है, और खासकर जब हमारे द्वारा होस्ट की जाए तो ये से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर होस्ट की जा रही है वर्चुअल मतलब इंटरनेट पर बैठकर बातें करेंगे सब, कोई किसी के घर नहीं आने वाला है चाय समोसा खाने के लिए। तो एशियन रीजनल फोरम, तो यहाँ पर जिसकी थीम है मेकिंग ओवर इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटरी, यानी कि सब आए यहाँ पर, सबको एक्सेसिबल हो और यहाँ पर सब पार्टिसिपेट करें। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 11 तारीख को यहाँ पर ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। रीजनल फोरम की जो मीटिंग है यहाँ पर, इसके बारे में जब बात करें तो ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये रिसेंटली अभी होस्ट की गई थी नेशनल इलेक्ट्रोल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको। तो ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी किसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो नेशनल इलेक्ट्रोल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है 5 रीजनल फोरम, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और कंट्री ऑफ अरेब, जो यहाँ पर अरब स्टेट है, उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। इंडिया होस्ट कर रही थी यहाँ पर एशियन रीजनल फोरम मीट, ठीक है, जिसमें इलेक्शन बॉडीज जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैक्सिको, मॉरिशस, फिलीपीन, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जो यहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हैं वो भी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता रखना है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है, हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है, पर लेकिन फिर से यहाँ पर ये न्यूज़ आ रखी है। बात की जा रही है 2 सेकंड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 सेकंड की वजह से आप लोग हैं कि 2 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेकंड की वजह से यहाँ पर SSLV जो मिशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मेंस आ गई। तो SSLV जो मिशन था यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो ये एक ऐसा मिशन था जो कि यहाँ पर लग रहा था कि अच्छा जाने वाला है, पर लेकिन ये 2 सेकंड की वजह से यहाँ पर ये साइड में हट गया।
तो ये था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो जहाँ पर जाना था वहाँ पर नहीं पहुँचा, कहीं और पहुँच गया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को यूपीएससी की, पर लेकिन आप लोग तैयारी करने बैठ गए बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग यूपीएससी नहीं निकालोगे, बैंकिंग भले ही निकल जाए, पर लेकिन टारगेट यूपीएससी है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट था एक तरीके का डेब्यू मिशन था, पर लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फेल हो गया। सर्कुलर मोशन में जाना था, पर लेकिन इलेप्टिकल मोशन में यहाँ पर ये पहुँच गया। तो ये बुरी कंडीशन यहाँ पर इसके बारे में देखने को मिली। तो यहाँ पर इसके बारे में अपनी बातें बता रहे हैं जो इसरो के चीफ है यहाँ पर ये, ठीक है। इनका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे यहाँ पर ये। एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है यहाँ पर, जो मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में, अभी यहाँ पर इसके बारे में और बात की जा रही है कि फ्री बीज के जो केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि अगर बात करें इनके बारे में, तो यहाँ पर अभी पूछा गया था कि क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी जो फालतू की चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं उनको एक तरीके से डी रिकग्नाइज कर दिया जाए। यानी कि जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जब हम लोग जिनको इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन वोट डालते हैं इलेक्शन में जाकर, तो अगर वो फ्री बीज बांटती हैं, यानी कि फ्री बीज का मतलब क्या होता है कि वो लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं जो कि एक तरीके से वोट के बदले उनको मिले, एक लालच देकर लोगों को। तो बोला यहाँ पर यह गया कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ना हम लोग एक तरीके से डी रिकग्नाइज कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया, बोला कि ये ज़्यादा जाती हो जाएगी उनके साथ में कि उनको डी रिकग्नाइज करना। तो जो एनवी रमन साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी फिलहाल, ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आएंगे वो आप लोगों को पता है यूयू ललित साहब आएंगे, तो उनके द्वारा बोला गया कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये बोला गया कि अनडेमोक्रेटिक थिंग हो जाएगी ये, थोड़ा सा डी रिकग्नाइज कर देना पॉलिटिकल पार्टी को। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेना, तो ये ऐसा सही नहीं रहेगा। हाँ, पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता है जैसे मीडिया हाउस है हमारे देश में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, संविधान के अंदर, तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। उसके अंदर आर्टिकल 19 जो है ना वो फ्रीडम के बारे में बात करता है। कई सारी फ्रीडम, इसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक है, उसी से मीडिया निकल कर आता है। तो मीडिया आज की डेट में ऐसी हरकतें करती हैं कि वो कंगारू कोर्ट तक चला देती हैं। तो बोला यह गया था उस टाइम पर कि मीडिया को अपने गिरवान के अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर काम करना चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल ये भी था कि मीडिया आज तक ऐसी हरकतें कर रही है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर आप लोग देखें, पार्लियामेंट के अंदर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो डिबेट डिस्कशन को प्रोडक्टिव बना रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर अच्छा डिबेट डिस्कशन चल रहा है, उसको नहीं दिखाएंगे। पर लेकिन किसी ने पार्लियामेंट के अंदर में तोड़फोड़ कर दी, किसी को गाली दे दी, कोई उल्टी सीधी हरकतें करके भाग गया, उसको लगातार दिखाएंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है उनको तो ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में लगे उनके लोगों को कि हाँ हमारा मेंबर काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसके चलते सब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और मीडिया भी उनकी जो है एक तरीके से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है अपनी टीआरपी के लिए। तो इसी तरीके से जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं अक्सर वो कहीं कोने में पड़े हुए आप लोगों को पाए जाएंगे, पर लेकिन जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो हमेशा चमकते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया कि कंगारू कोर्ट का काम कर रही है यहाँ पर मीडिया। कोई जज के पास में केस आता है तो उससे पहले ही मीडिया उस इंसान को, भले ही वो कितना भी बेगुनहगार क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, वो उससे पहले ही उसको क्या करती है, दोषी करार दे देती है। तो वो भी यहाँ पर गलत है यहाँ पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। वो मीडिया को बोला गया कि तुम अपने गिरेबान में झांको और इसका सोल्यूशन निकालो यहाँ पर जो भी हरकतें तुम कर रहे हो। सेम पैटर्न में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को बोला गया कि तुम अपने गिरेबान में झांको और देखो कि तुम क्या कर रहे हो, और फ्री बीज जो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और वेलफेयर स्कीम उनमें डिफरेंस रखो कम से कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर लूप होल मिल गया तो बस उसको यूज किए जा रहे हो, उसको घुमा घुमा कर, तो ये गलत बात है। क्योंकि फ्री बीज जो होती है वो गलत लोगों के हाथ में जाता है, गलत पैसा सही लोगों के हाथ में सही नहीं जाता है। आप लोगों के पास में कम से कम डेटा होना चाहिए कि किन लोगों के पास में क्या क्या चीजें जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एजुकेशन की कमी है तो यहाँ पर आप लोग एजुकेशन में ज्यादा पैसा दे दो, यहाँ हेल्थ की कमी है तो यहाँ पर हेल्थ में ज्यादा पैसा दे दो। आप लोगों के पास में जब तक डेटा नहीं रहेगा तो कैसे आप लोग उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो ये तो वही बात हो गई कि एक तरीके से कि ये नहीं कि चाहिए था सामने वाले को पेट दर्द की दवाई, उसको सर दर्द की दवाई दे दी। तो यार ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक तरीके से टैक्स पेयर की मनी का भी मजाक उड़ाना हो गया ना। जो टैक्स पेयर है अपना टैक्स पे कर रहे हैं, इतना मेहनत की कमाई, हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है आज की डेट में। आप लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरनेट रिचार्ज कराया ना उसके ऊपर भी आप लोगों ने टैक्स पे किया है। तो ये सारा पैसा जो इकट्ठा होता है एक तरीके से जनता का पैसा है और आप लोगों को अधिकार कौन देता है फालतू में बर्बाद करने के लिए। तो जो सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इतना बड़ा टॉपिक अभी फिलहाल बन चुका है फ्रीबीज के बारे में, कल भी डिस्कस किया, आज भी टॉपिक आ गया, रेगुलर आता रहता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसको इस तरीके से तैयार कर लो कि आप लोग आंसर राइटिंग लिखने की बात आए तो आप लोग लिख सको, जैसे कल भी मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करेंगे, बताइएगा जो भी कन्फ्यूजन हो, किस लिए बैठे हैं यहाँ पर।
ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बार बार आप लोग को न्यूज़ में देखने को मिलती है और आगे भी न्यूज़ में देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग इवन यहाँ पर जैसे कि डिजिटल जो सिस्टम के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जा रही है ONDC के बारे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन कुछ बेचने खरीदने की, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है। पर लेकिन सोचो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो चलिए वहां पर वो इंसान अपना प्रोडक्ट बेच पा रहा है, पर लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर यहाँ पर अमेजन फ्लिपकार्ट पे कहीं है ही नहीं, अगर उसको कोई ऐसा लगे वहां पर, तो चलिए कुछ ऐसे इंसान है जो अपना सही से सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको इस तरीके का मीडियम मिल ही नहीं पाता है। तो जैसे गूगल पर चीजें सर्च कर लेते हैं, ऐसे ही ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स देखने को मिलेगा, जिसमें छोटे से छोटे प्लेयर को भी यहाँ पर अपनी चीजें बेचने का आसानी से मौका यहाँ पर मिल पाएगा। ये ऐसा सिस्टम होगा कि इस पर जाकर सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी चीज कौन कौन से नेटवर्क पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अमेजन और वॉलमार्ट को भी यहाँ पर धक्का देने के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं एक तरीके से, जिससे डेमोक्रेटाइजिंग करने की कोशिश की जा रही है डिजिटल कॉमर्स को, जिसमें दो बाहुबली कूद रहे हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट। उनकी जो बाहुबली गिरी है वो थोड़ी कम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए, एक तो ये इसका नाम पता होना चाहिए, कौन मिलकर काम कर रहा है, किसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कैसे यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक और छोटी सी न्यूज़, हालांकि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो फर्स्ट वुमेन CSIR की बनी है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 1942 में आज़ादी से पहले ये बॉडी बनाई गई थी, पर आज तक कोई भी ऐसी वुमेन नहीं बनी थी इसकी यहाँ पर हेड, जो कि अभी पहली बार देखने को मिल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर ये आता है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार रिवीजन हो गया, अब तो आप लोगों को इनका नाम याद रह जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप लोग नहीं भूलोगे, अगर अब भी भूल गए तो भाई साहब फिर ना मुर्गा बनाया जाएगा। ठीक है, लड़कों को मुर्गा, लड़कियों को मुर्गी। देखो यार, थोड़ा सा ना उसको देखा करो, जब इतनी बार चीज़ें हो जाती हैं तो फिर एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्वेश्चन अब यहाँ से आप लोग कम से कम गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, यानी कि जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर है, एक तरीके से छोटा वर्जन आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में अभी यहाँ पर न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी क्रिएट की जाती है वो की जाती है थर्मल एनर्जी के थ्रू, यानी कि कोयले को जलाकर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया के जो मेंबर है, जिनका नाम है VK सारस्वत साहब, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि हमको SMR के ऊपर फोकस देना चाहिए, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो ये जो रिएक्टर है यहाँ पर, इनकी जो कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उनकी 1/3 कैपेसिटी यहाँ से निकल कर आएगी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है एक तरीका एडवांस जो मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, तो उसी में ये भी एडवांस वर्जन है। लगभग 300 मेगावाट यहाँ पर यूनिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर बात करें कि नॉर्मल रिएक्टर प्लांट बनाने में 5 साल लग जाते हैं, इनको बनाना भी आसान रहेगा, तो इसके ऊपर काम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए कोशिश की जाए ताकि फटाफट अगर इनको बनाया जाए। वरना दूसरे वाले तो यहाँ पर रहते हैं कि बड़ा एक सिस्टम पूरा क्रिएट किया जाएगा, चीज़ें आराम आराम से आगे बढ़ेगी और कई बार वो लटकी भी रहती है। तो ये एक छोटा एक अच्छा साधन है जिसमें हम लोग मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट आप लोगों के पॉइंट आप लोगों को बन जाते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में दोनों पार्लियामेंट जो हैं वो अभी यहाँ पर एडजर्न हो गई हैं और एडजर्न साइनेडाई, यानी कि अभी कंक्लूड यहाँ पर हो चुका है। अब जब तक नहीं मिलेगा यहाँ पर लंबे समय तक, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कब तक, तो जब डेट डिफाइन ना हो तो उसको एडजर्न साइनेडाई आप लोग बोलते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर पास किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। कन्वर्ट करने की बात की जा रही है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो वडोदरा का है इनटू गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में, ये भी आप लोगों को देखने को मिला। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर हिम ड्रोन एथोन प्रोग्राम, जिसमें हमारी कंट्री में खुद हम लोग अपने आप ड्रोन की कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। इकोनॉमी के अंदर में, लोकसभा के अंदर में यहाँ पर रीनेम किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से बिल रीनेम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो सेंटर है यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोला जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में लोकसभा के द्वारा पास किया गया एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, तो ये भी रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें रहे। तो ये यहाँ पर इसके बारे में एक तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके,
वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो सीज फायर की बात की जा रही है, जो पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में रस्साकसी चल रही है पिछले कई दिनों से, तो उसको कैसे सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है। स्पोर्ट के अंदर बात करें तो इंडिया ने जो यहाँ पर इंडिया बीट वेस्ट इंडीज बाई 80 रन, ठीक है। तो ये मैच चल रहा था T20 इंटरनेशनल, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर में। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब हाँ बस पता रहना चाहिए कि अच्छा ये छोटी छोटी बातें भी चल रही हैं, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर न रहे, ठीक है। एक और यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले अगर, तो आप लोग रिपोर्ट वाले सेक्शन में इसको बोल सकते हैं। रिपोर्ट का नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी लॉस हुआ 2020-21 के अंदर में, तो इंडिया यूथ एम्प्लॉयमेंट जो डिटेरियोरेटेड इन 2021, तो इसके चलते ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर द यूथ 2022 रिपोर्ट निकाल कर लाई गई। तो रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022, और कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पब्लिश करती है। तो कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब खो बैठे, अनएम्प्लॉयड हो गए, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिनके पास में पहले एम्प्लॉयमेंट था, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को, मतलब इसकी रिपोर्ट के द्वारा ये दिक्कतों का पता लगाया गया, जिसके चलते रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इसी के साथ में गेम से रिलेटेड भी चीज़ें हो गई, डिफेंस से रिलेटेड भी चीज़ें हो गई। तो ये सेक्शन आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे, कहीं भी कोई डाउट हो तो बताना, और ज़्यादा इंप्रूव उसको किया जाएगा, ठीक है। आज के हमारे SLV कमांडो हैं, इनका नाम है पूजा शर्मा। काफ़ी अच्छे से इनके द्वारा सारे आंसर डिटेल में दिए गए, और जो मैंने पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था उनके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया। जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो थी उदय उमेश ललित, यानी कि UU ललित जी, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं हमारे देश के। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये आप लोग बताइए, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, क्योंकि लगभग 3 महीने के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग देखिए सेंटेंस फॉर्म जरूर करिए, जो भी मैं आप लोगों को वोकेबलरी देता हूँ। ऐसा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गलत फॉर्म करोगे ना, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता यार। आप लोगों को भी ट्राई करना है, सीखो आराम से, कोई बना रहा है उसके सेंटेंस देखो, पर लेकिन ट्राई जरूर करो। इससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपने बोला कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में डन लिख दिया करो। सर पहली बार डन लिख रहे हैं ज़िंदगी में, मतलब आज तक उन्होंने कमेंट ही नहीं किया था। आप लोग खुद देखो 50-60 हज़ार लोग वीडियो देख रहे हैं और ओनली कमेंट कितने आते हैं, मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आधे तो ऐसे होंगे वही कई सारे कमेंट करते होंगे, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोचो अगर 5000 लोग अगर पार्टिसिपेट करें, तो 5000 लोग भी अगर पार्टिसिपेट करें तब भी जाकर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अभी कितने कर रहे हैं, अभी 500, 700, 1000 मैक्सिमम। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक बड़ी बात है कि लोग कमेंट तक नहीं करते हैं, यानी कि लोगों को इसमें भी एक तरीके से कईयों को हेजिटेशन होती है। तो अगर आप लोग लिख रहे हैं कमेंट, तो आप लोग एक तरीके से एक हर्डल पार कर चुके हैं, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आज जो आप लोगों के सामने ये है नेशनल पार्क, इसकी जो लोकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी हरियाणा के अंदर में। तो कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर में, यहाँ पर कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। अगर आप लोग हरियाणा से आते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है। बाकी जो नहीं जाता है हरियाणा से, वो इसके बारे में आइडिया रखेगा कि 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसकी कहाँ पर होगी इस पार्क की, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, और इधर आप लोगों को साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे ये यमुना रिवर आप लोगों को साइड में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रिवर वगैरह अगर भी आप लोगों से कोई पूछे कि कालेसर नेशनल पार्क के पास में से कौन सी रिवर होकर गुजरती है, तो यमुना रिवर का नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और इंडियन लेपर्ड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 5 नए शब्द जो कि आप लोग को काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे इंग्लिश को इंप्रूव करने, या फिर आप लोग की स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उसको इंप्रूव करेंगे। और इसी के साथ में NDA, CDS, CAPF या फिर APFC जो भी एग्जाम आप लोग देते हैं उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए इंक्लूडेड है। तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करो यार, मेहनत लगती है कि ये स्लाइड बनाने में आप लोगों को काफ़ी मेहनत देखने को मिलेगी। जब बनाना बैठोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, तो इसीलिए कहता हूँ पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। पहला यहाँ पर सिलेक्टेड, इसका मतलब होता है उम्मीद, यानी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ को प्लान करना, उम्मीद लगाना किसी चीज़ों से, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ये यहाँ पर इसके 3 जो हैं सिनोनिम्स हो गए और 2 आप लोग को एंटोनिम्स भी यहाँ पर साइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व, ठीक है, जो कि पहले कभी ना हो चुका हो, तो नेवर डन और नोन बिफोर। तो इसी में यहाँ पर 2 आप लोग के यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए और आप लोग के 2 एंटोनिम्स हो गए, ठीक है।
लॉजिस्टिक क्या होता है, ये एक तरीका एक सपोर्ट होता है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो आप लोग उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। कोई अरेंजमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग पोर्ट वाले एरिया में रहते हैं कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ से सामान लाना और फिर उसको ट्रेन तक ले जाना, तो एक तरीके से लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अरेंजमेंट, तो प्लानिंग मैनेजमेंट आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट शब्द। सिनोनिम्स क्या होते हैं, उसी का दूसरा मीनिंग, ठीक है। सोमबर, इसी के साथ में इसका मतलब है निराशाजनक, यानी कि सोबर भी यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये कनेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसका बेसिकली अपोजिट हो गया और यहाँ पर ये हो गया इसको सिनोनिम्स, ठीक है। इनडोमिनेटेबल अगर बात करें तो न बदलने वाला, यानी कि इनविंसिबल, यहाँ पर ये इसका शब्द हो गया। तो ये इस तरीके से 5 नए शब्द हैं जो आप लोगों की डिक्शनरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे जैसे भी फैमिली मेंबर उनके द्वारा बोला गया सर ऐसे ही प्रोवाइड कराया करो, अच्छा लगता है। तो ये देखिए प्रोवाइड तो मैं कराऊंगा, पर लेकिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, इससे मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छा लगा रहा हूँ तो आप लोगों की भी ड्यूटी है ना कि आप लोग मुझे अच्छा लगाओ, मतलब जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो अच्छे से, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है। लेक्चर में कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक दिया करो, आप लोग नेगेटिव फीडबैक दे सकते हो। आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ें इंप्रूव करने लायक है तो वही बता सकते हो। तो मैं ऑलवेज ओपन रहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अगर लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे कि और इंप्रूवमेंट हो चीज़ों के अंदर में, तो आप लोग हमेशा लिख सकते हैं। पब्लिकली नहीं लिख सकते तो studyloverveer@gmail.com जीमेल आईडी है, वहाँ पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे करते भी हैं अलग अलग सजेशन, ठीक है। कई सारे अतरंगी सजेशन भी रहते हैं हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए लाइफ जो है वो रंगीन बनी रहती है, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर स्टडी लवर वीर जो एजुकेशनल जो पर्पज से आप लोगों को सर्च करना है तो वो सर्च कर लेना, या फिर वीर तालियान मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। जैसे इंस्टाग्राम पे कई सारी पिक्चर्स वगैरह शेयर करता हूँ अगर मैं कहीं जाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं पर हाँ जो भी मुझे लगता है शेयर करने लायक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चैनल इतना बड़ा हो गया है, एक बच्चा कह रहा है सर पहली बार आपको देखा है, ठीक है कितनी सारी पिक्चर शेयर कर रखी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव करिए, और पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।